अच्छा, आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट। देखिए, मैंने आपसे शुरू में हमने दो डिफिनीशन पढ़ी थी, एक हमने शॉर्ट रन पढ़ी थी और एक हमने लॉन्ग रन पढ़ी थी। मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट रन में आपका एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो आपका कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। और लॉन्ग रन में आपके तकरीबन सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं वेरी। सही है जी। अब लॉन्ग रन कॉस्ट को हम पढ़ेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स के रेफरेंस से। अब ये क्या है, एग्जामिनर ने सवाल पूछा है लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट तक इससे पहले अटेम्प्ट, ठीक है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट एरिया। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स क्या होती है। देखिए, कारोबार के जो लेवल है ना वो दो तरह के हैं, एक होता है स्मॉल स्केल्स ऑफ प्रोडक्शन और एक होता है लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यह है कि आप छोटे लेवल पर कारोबार करते हो। मसलन आप कम क्वांटिटी में खरीदते हो रॉ मटेरियल, आपके पास कुछ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, 5 10 15 20 से जी, और कम क्वांटिटी में बेचते हो और प्रॉफिट कमा के ना बोरिया बिस्तरा बन करके ना घर चले जाते हो। ये छोटे लेवल पर एक बंदा कारोबार करता है, उसको कहते हैं स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन। एक होता है लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जो बंदा बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहा हो। मसलन यार बल्क में वो मटेरियल खरीदते हैं, हाई बल्क क्वांटिटी में, ठीक है ना, लार्जर क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में वो मटेरियल खरीदता है, उसके पास लेबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, और वो लार्ज क्वांटिटी में आउटपुट भी करता है, ठीक है ना, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग भी लार्ज क्वांटिटी में करता है। सही है जी। उसके पास मशीनरी भी हाई हाई मशीनरी और बड़ी बड़ी मशीनरी लगी होती हैं, ठीक है, इस और बड़ी क्वांटिटी में वो सेल भी करता है। तो ऐसे प्रोडक्शन को हम कहते हैं लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन जब एक बंदा छोटे लेवल पर कारोबार करता हो, और लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन जब एक बंदा बड़े लेवल पर कारोबार करता हो, उसको कहते हैं लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अब स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन के अपने फायदे और नुकसान हैं, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन के अपने फायदे और नुकसान हैं, इन्हीं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन के एडवांटेजेस को इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं और लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन को नुकसानात को या डिसएडवांटेजेस को डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। आई रिपीट कि लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन के एडवांटेजेस को इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं और लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन के डिसएडवांटेजेस को डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। क्लियर जी। जी, यहां तक कोई मसला। अब हम इसके पढ़ेंगे कि इसके क्या फायदा नुकसान आते हैं, मैं इसको भी समझा लेता हूं, लेकिन पहले टर्मिनोलॉजी को आप समझें। अदनान कहता है कि रिपीट कर दें, जी बाकियों को भी रिपीट कर दूं, सिर्फ अदनान को समझ नहीं आई। अच्छा, अदनान में मैं बताता हूँ, रिपीट कर दूं। देखिए, मैंने कहा प्रोडक्शन के दो लेवल होते हैं, स्मॉल स्केल एसएमसी और लार्ज स्केल, ठीक है ना, प्रोडक्शन। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जब बंदा छोटे लेवल पर कारोबार कर रहा हो, कम क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदता हो, उसके पास कुछ चने गुने जो होते हैं ना, लेबर होते हैं, से जी, कम क्वांटिटी में आउटपुट करता है और थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के चला जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं स्मॉल स्केल। एक होता है लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि एक बंदा जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो लार्जर क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदता है, उसके पास बहुत ज़्यादा लेबर्स होता है, उसके पास हाई लेटेस्ट इक्विपमेंट की मशीनरी, बड़े बड़े मशीनरी इंस्टॉल होते हैं, ठीक है ना, वो लार्जर क्वांटिटी में प्रोडक्शन करता है और लार्जर क्वांटिटी में सेल करता है और हाई प्रॉफिट कमाता है। ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं कि बिजनेस लार्ज स्केल पे काम कर रहा है, यानी बड़े पैमाने पर रोजगार कर रहा है, डेढ़ घट कारोबार दे, ठीक है ना, उस बंदे का बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है ना, ही इज
डूइंग ऑन द लार्ज स्केल। क्लियर जी। तो अब लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन के जो एडवांटेजेस हैं, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन के जो एडवांटेजेस है उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं अदनान, और लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन के जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल्स कहते हैं। अब क्लियर। अच्छा, अब economies of scales, factor which lead to overall decrease in unit cost as output increases। अब आप जब ने बड़े पैमाने पर एक बंदे ने कारोबार करना है तो वो ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, तो जब वो ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा तो उसको कुछ बेनिफिट्स एक्रू होंगे, उसको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। वो बेनिफिट्स क्या है उसके? सही है जी। उनको जो बेनिफिट्स मिलने हैं, द बेनिफिट्स दैट एंटरप्रेन्योर एक्रू, दैट एंटरप्रेन्योर गेट्स फ्रॉम डूइंग लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कि वो एडवांटेजेस, ठीक है ना, वो बेनिफिट्स, वो फायदे जो एक एंटरप्रेन्योर गेन करेगा, हासिल करेगा लार्ज स्केल, लार्ज पैमाने पर कारोबार करने से, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब वो क्या है? टेक्निकल, मैनेजरियल, ट्रेडिंग, फाइनेंशियल एंड एक्सटर्नल। मैं एक बार आपको ना समझा देता हूं। अच्छा, अब टेक्निकल फायदा उनको क्या होगा यार? अभी हम एक लास्ट 2-3 चैप्टरों में हमने पढ़ा था कि जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो हमें नंबर ऑफ आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करने होते हैं लार्ज स्केल में। तो आपको पता है कि जब हमने ज्यादा क्वांटिटी में आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो क्या होगा? हमारा पर यूनिट फिक्स कास्ट डिक्रीज होता है, ठीक है ना। या जब हम लार्जर क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी जो मशीनरी होती है या हमारे पास जो इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं वो इफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन उसकी नहीं होती, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर एक मशीनरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट है, ठीक है, तो हम उस पे ना 1 लाख यूनिट बनाते हैं। अगर हम स्मॉल स्केल पे कारोबार करते तो फिर हम 50 या 60 हजार की प्रोडक्शन करते तो फिर हमारी मशीन इफिशिएंटली यूटिलाइज ना होती, ठीक है ना। सो हमें यहाँ से दो बातें सीखने को मिली टेक्निकल में कि एक तो हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी फुली यूटिलाइज हो जाती है मशीनरी की, दूसरी ये कि हमारी फिक्स कास्ट पर यूनिट, कि जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस करते जाते हैं तो हमारी फिक्स कास्ट पर यूनिट डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से हमें फायदा होता है। तो टेक्निकल में कोई कंफ्यूजन? अच्छा, मैनेजरियल, मैनेजरियल का फायदा ये है कि एक बंदा जो लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहा हो वो कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड और स्पेशलिस्ट लोग उस चीज के लिए उठाते हैं। फॉर एग्जांपल, उसने ना अकाउंट्स के लिए चार्टर अकाउंटेंट को उठा लिया, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को उठा लिया, ठीक है ना, सीपीएस को उठा लिया, मतलब प्रोफेशनल लोगों को उसने उठा लिया। इसी तरह प्रोडक्शन के लिए उसने ना किसी जो जिस फील्ड में वो माहिर था, प्रोडक्शन मैनेजर, उसने ना क्वालिफाइड बंदे को उठा लिया। रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग के लिए उसने ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को उठा लिया, ठीक है जी। इसी तरह आईटी के लिए उसने किसी आईटी स्पेशलिस्ट को उठा लिया। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसने किसी एमबीए अच्छे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट से उसने उठा लिया। क्योंकि वो बड़े पैमाने पर कारोबार करता है तो वो फिर हाई क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट और स्किलफुल बंदे को उठाएगा, क्योंकि जब उसने कारोबार हाई लेवल पे करना है तो उसको तनख्वाहें भी फिर वो अच्छी देगा, ठीक है, उससे काम भी लेगा, उसको तनख्वाहें भी अच्छी देगा। तो बड़े कारोबार का एक फायदा वो होता है कि जब आप क्वालिफाइड लोगों को उठाएंगे उस फील्ड में तो वो आपको उस फील्ड में सर्व करके देंगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पैसे बचा के देगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन सही चलेगा, एमबीए वाले एचआर वाले आपके लिए सही बंदे को हायर करेंगे, ठीक है ना। तो उससे ना आपको बहुत से बेनिफिट्स एक्रूव होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप देखेगा एक बंदा जिसका रोजगार स्मॉल स्केल पे हो तो कहते हैं यार मैं क्यों एक क्वालिफाइड सीए को उठा लूं, उसको 2.5-3 लाख 4 लाख दूं, ठीक है ना, मैं क्यों ना किसी आम से बंदे को उठा लूं और उसको ना सिंपल मुंशी बना के ना प्लस माइनस कर लूं, ठीक है। तो फिर उनसे वो फायदे अप्रूव नहीं हो गए जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी इदारे को सर्व करके दे सकता है।
तो मैनेजरियल फायदा भी होता है कि बड़े रोजगार के आप स्पेशलिस्ट और क्वालिफाइड लोग को उठा के उनसे बेनिफिट्स इम्प्रूव करते हैं। ट्रेडिंग मैनेजरियल और टेक्निकल में कोई कंफ्यूजन, मैं इसलिए एक एक करके चलता हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट्स ना रहे, कोई चीज स्किप ना हो। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, उसने लास्ट टाइम में पूछा भी जी, लास्ट के से प्रीवियस टाइम में पूछा था जी। अच्छा, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग देखो, जब एक बंदा लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन पर बिजनेस करता है तो बल्क में क्वांटिटी परचेज भी करता है और बल्क में क्वांटिटी बेच भी है, सेल भी करता है, ठीक है जी। तो जब उसने बल्क में क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल उसने रॉ मटेरियल खरीदनी है, क्लियर जी, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसने सिल्क वगैरह ना बल्क क्वांटिटी में खरीदनी है, सही जी। तो वो क्या करेगा, उसको ना जब वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना है तो फिर आपको सप्लायर डिस्काउंट भी देगा, तो आपको वो चीज जो आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो तो आपको सस्ती मिल जाती है, ठीक है। इसी तरह ये एक आपको फायदा हुआ। इसी तरह जब आप ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करोगे तो आप फिर ज्यादा क्वांटिटी में सेल भी करोगे, जब आप ज्यादा क्वांटिटी में सेल भी करोगे तो आपके कस्टमर बढ़ेंगे, और कस्टमर बनने के लिए आप फिर कस्टमर को डिस्काउंट भी देंगे तो इससे आपके इसके मजीद कस्टमर बनेंगे। तो दोनों एंगल पे फायदा होगा कि जब आप परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और जब आप किसी को दोगे तो आप फिर आप भी डिस्काउंट अलाउ करोगे तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी अल्टीमेटली रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगी। जब नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा बढ़ेंगे तो आपकी रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होगी जी। ट्रेडिंग में कोई कंफ्यूजन जी? ट्रेडिंग में फाइनेंशियल देखें यार, अगर फाइनेंशियल का फायदा ये कि जब एक बंदा बड़े लेवल पर बिजनेस करता है तो बैंक उसको लोन भी इजीली देता है। यार आप मुझे बता दें, मलिक रियाज, मियां मंशा, अकील करीम डेडी, ये आपके गार्ड ग्रुप्स वाले जो हैं, ठीक है ना, ये मुख्तलिफ बड़े बड़े जो बिजनेस टाइप कौन है पाकिस्तान में, अगर ये पाकिस्तान में बिजनेस मतलब बिजनेस करेंगे और किसी बैंक के पास जाके उनसे लोन लेंगे तो बैंक उनको इजीली लोन देगा, क्योंकि वो बड़े लेवल पर कारोबार करते हैं और लोग उसको जानते भी हैं, ठीक है ना। बैंक को पता है कि यार ये कल ना मुझे अपने पैसे सूद समेत दे देंगे, क्योंकि इसका बड़ा कारोबार है, बड़े लेवल पर बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, ये आसानी से मेरी लोन प्लस इंटरेस्ट पे ऑफ कर लेंगे। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आपके एक गांव में बादाम गुल एंड स्टोर, ठीक है ना, या चमन गुल एंड स्टोर वाले किसी बैंक के पास जाते हैं कि मुझे लोन दे दो, और वो छोटे लेवल पर कारोबार करता है तो उसको बैंक इतनी इजीली लोन नहीं देगा। तो बड़े कारोबार के फायदे ये होते हैं कि आपको ना फाइनेंशियल सपोर्ट, आपको लोन इजीली मिल जाता है, जबकि छोटे लेवल को कोई बंदा इतनी इजीली लोन नहीं देता। इस तरह एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जो बड़े लेवल के कारोबार होते हैं ना वो फिर अपने कंपटीटर्स को ना एक्वायर भी करते हैं, ठीक है ना, या उसके साथ पार्टनरशिप वगैरह भी कर लेते हैं, ठीक है। या मैंने आपको एक और मिसाल दी थी, फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो कहते हैं यार मैं सिल्क बाहर से क्यों खरीदूं, किसी से क्यों खरीदूं, मैं क्यों ना सिल्क भी ना मैं खुद प्रोड्यूस कर लूं। इसी तरह एक शुगर कंपनी है, वो कहती है यार मैं गन्ना दूसरे बंदे से क्यों खरीदूं, मैं अपना गन्ना क्यों निकाश कर सकता, क्योंकि मेरा बड़े लेवल पर कारोबार है, ये मैं खुद भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक्सटर्नल का फायदा ये है। तो अभी आप पूछे शाबाश, इन 5 पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? जबकि छोटे लेवल वाले एक्सटर्नल ये नहीं कर सकते, उसका तो कारोबार ही छोटे लेवल पर है, तो वो अपनी प्रोडक्शन क्या कर लेगा अपने रॉ मटेरियल की जी। ठीक है, तो बड़े बिजनेस से जो आपके बेनिफिट्स एक्रू होंगे, हमारा बादाम गुल वाले एक्सपीरियंस हर, मैंने कहा कि एक दुकानदार है या एक छोटे लेवल वाला कारोबार वाला बंदा है, वो सर उस बादाम गुल एंड कंपनी या चमन गुल एंड कंपनी, ठीक है ना, तो अगर वो बिजनेस करेंगे और किसी बैंक के पास जाएंगे और छोटे लेवल पर उसका बिजनेस, तो बैंक तो उसको नहीं जानता ना, उसको इजीली तो लोन नहीं देगा ना,
वो बैंक कहेगा यार इसका खुद का कारोबार इतना छोटा है, कल अगर ये भाग गया तो मैं कहां से ये पैसे वसूल करूंगा। सही है भाई। तो कहने का मतलब है कि जब एक बंदा बड़े लेवल पर कारोबार करता हो तो उसको बैंक भी इजीली सपोर्ट करता है, लेकिन एक बंदा छोटे लेवल पर कारोबार करता हो तो बैंक उसको इजीली लोन नहीं देता। तो हारिस भाई मैंने ये कहा। यस सर, क्लियर सर। ठीक है भाई। सर 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 मेरे ख्याल में यूनिट कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, सर ये वो एवरेज कॉस्ट वाला जी कॉन्सेप्ट जी। यहाँ पे चलता है या नहीं? कौन सा? यूनिट कास्ट सर वाला? जो, यूनिट कास्ट जी नहीं, सर, पर सर जो वो, आपकी पर प्रोडक्शन जो कास्ट आएगी, पर यूनिट जो कास्ट आएगी आपकी, तो सही है वो सर। ऊपर चल गया ना, वो टेक्निकल में, टेक्निकल में चल गया जी ना। सर। ठीक है जी भाई। सर। जी सर। जी, और किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल्स। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का मतलब यह है डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। यार जब बड़े लेवल पर कारोबार हो ना, तो एक तो आपका स्टाफ पे कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जिसके पास 15-20 एम्प्लॉय हो, वो उसको इजीली कंट्रोल कर सकता है, उसकी देखभाल सी कर सकता है कि यार ये काम करे कि नहीं, मतलब 15-20 एम्प्लॉय है ना। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जिसका बिजनेस बड़े लेवल पर है, जिसके पास 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000, 20,000 एम्प्लॉय है, तो वो हर एक की तो उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकता ना। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे लेवल में फायदा ये होता है कि आप अपने एम्प्लॉय को इजीली कंट्रोल कर सकते हो, उसके जो मसले मसाले वो आप इजीली देख के ना उस सॉल्व करके ना, वो कहते हैं आप अपने बिजनेस पे फोकस करो, अपने जो काम पे फोकस करो। लेकिन बड़े लेवल पर एक एंटरप्रेन्योर तो जिसके एम्प्लॉय 1000 हो, 2000 हो, किस किस एम्प्लॉय को देगा, तो इजीली उधर वो स्टाफ जो है ना वो लूज कर लेता है। ठीक है ना। स्टाफ डीमोटिवेट हो जाता है। इसी तरह उधर स्टाफ मोटिवेट होगी, जिधर उसका बॉस आके रोजाना उसके साथ सलाम दुआ करेगा, उधर स्टाफ ज्यादा मोटिवेट होती है बनिस्बत उधर जिधर उसको पता ही नहीं कि मेरा बॉस ही कौन है। ठीक है। इंशाल्लाह जब आप लोग जाओगे, बिजनेस मैनेजमेंट में एक थ्योरी है, हर्बर्स की थ्योरी, हर्बर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो उसमें लिखा है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के उसने मुख्तलिफ टूल बताए हैं कि यार उसको ना इज्जत दो, और उसके साथ अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का अच्छा रिलेशनशिप है तो उससे भी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है ना। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय को के साथ नहीं मिलते, उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं, अगर आप उसको तनख्वाह अच्छी भी दो ना और आपके रिलेशनशिप उनके साथ अच्छे नहीं है, तो तब भी वो एम्प्लॉय डीमोटिवेट रहेगा। और उसने कहा कि मनी इज नॉट ए मोटिवेटर फैक्टर, मनी एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करता, और बहुत सी फैक्टर है जो आपके एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। तो उसमें एक ये भी कहता कि अगर एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप अच्छा है या एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, तो वो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, बेशक आप उसको तनख्वाह कम भी दो तो तब भी वो मोटिवेट होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चूंकि नंबर ऑफ लेबर ज्यादा होते हैं, तो एम्प्लॉयर हर एम्प्लॉय के साथ नहीं मिल सकता, जिसकी वजह से एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाते हैं। उधर स्टाफ भी इजीली वो लूज कर सकते हैं, उसमें टर्नओवर ज्यादा आ जाती है। तो ये उसके डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल्स हैं। जी, तो क्या यहाँ तक कहानी कोई कंफ्यूजन? जी। क्लियर सर। बाकी भी कंफर्म कर दें। लेबर के डेट की, ठीक। अच्छा, अब आ जाए। अब आप देखो, तो अगर आपको इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्लियर है तो इंशाल्लाह फिर इसमें मसला नहीं आना चाहिए। LRAC, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट। हाँ यही एक, इसको ना आप दो ही कर दो, एक के डीमोटिवेशन और एक लॉस ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है ना। तो किताब में एक ही लिखी है, तो आप इसको दो भी कर सकते हो, एक तो डीमोटिवेशन आ जाती है, डीमोटिवेशन का फैक्टर। ठीक है ना। एक डीमोटिवेशन और एक स्टाफ या कस्टमर लूजिंग। ठीक है।
1 2, मैं आपको एक बात बता दूं ना, मिल भी जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये राज आप इंशाल्लाह फिर खोलेंगे इकोनॉमीज, इसमें आप बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी ना कि जिसके यार अभी हुआ नहीं है भाई, ठीक है जी। अच्छा, तो आप इंशाल्लाह आपके पास ऐसे क्लाइंट भी आएंगे जिसके होल्डिंग कंपनी होगी सब्सिडरी लार्ज स्केल पर, तो आपके पास ऐसे क्लाइंट भी आएंगे जो कि छोटे छोटे लेवल पर जिसके बिजनेसेस हो, तो इंशाल्लाह ये राज आप पे फिर फॉर्म में खुल जाएंगे। अच्छा, अब देखें इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज रन एवरेज कास्ट, ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट, ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी अब आपको आइंदा भी नजर आएगी। क्लियर जी, एक होगी शॉर्ट रन एवरेज कास्ट, एक होती है लॉन्ग रन। अब हम लॉन्ग रन में बात कर रहे हैं। लॉन्ग रन का मतलब ये कि जिसमें आपके सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तकरीबन चेंज हो चुके हैं। अब आप देखिए कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ आउटपुट्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, आपकी कास्ट देखो गिर रही है, देखो देखो देखो, ठीक है ना। एक टाइम आएगा कि मिनिमम पे पहुंच जाएगी। तो ये जो एरिया है ना, ये जिस पे आपकी कास्ट गिरी है, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल, चूंकि आप एक बंदा बड़े पैमाने पर रोजगार कर रहा है, ठीक है ना, तो वो नंबर ऑफ आउटपुट्स उसके ज्यादा होंगे और उसको वो बेनिफिट्स हासिल होंगे, यानी इम्प्रूव होंगे, ठीक है जी। तो अब आप देखिए ये कास्ट गिर रही है, ये देखो कास्ट साइड है, ये आउटपुट साइड है, क्वांटिटी साइड, तो ये कास्ट मिनिमम पे पहुंच जाएगा। ये जो एरिया है ना, इसको जो आपने जो बेनिफिट जो आपकी कास्ट गिर गई, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स की वजह से। लेकिन एक पॉइंट आ जाएगा जब आप मिनिमम पे पहुंच जाओगे और उसके बाद अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज होगा। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कि आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो अच्छे अच्छे लेबर थे ना, वो छोड़ के चले गए, एक डिमोटिवेशन आ गया, लोग काम नहीं कर रहे हैं यार, ठीक है ना, एक अफरा तफरी का माहौल है, बस सही है ना, बस खिचड़ी बनी हुई है यार, क्या है पता नहीं है हो क्या रहा है। तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब देखो आप जैसे जैसे यूनिट प्रोड्यूस करते जाओगे ना, नंबर ऑफ यूनिट्स, आपकी पर यूनिट कास्ट या कास्ट बढ़ेगी। तो इसको हम कहते हैं, ये जो एरिया कास्ट, ये डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। जी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन, लेकिन ये कर्व आप याद रखिए, अभी हम जाके ना इक्विलिब्रियम में भी डिसाइड करेंगे। अब आप देखिए, वो कहता है इसको एनवेलप रिलेशनशिप भी कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व बना है ना, ये इस तरह मतलब चुफ पे नहीं बना, ये बहुत शॉर्ट रन कास्ट से मिलकर बनता है। शॉर्ट रन कास्ट एक इस तरह बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इस तरह इधर बना, एक इधर, और शॉर्ट रन कास्ट से ना आपकी लॉन्ग रन कास्ट बनेगी। लेकिन वो कहता है कि अगर आपकी आवाज क्लियर है कि नहीं, मेरे पास नेट अनस्टेबल आ रहा है सर अभी थोड़ा लैग कर गई है सर, ले कर गए ना वो, अभी ठीक है। ठीक है जी, वो सही है। देखिए अब आप देखिए, वो कहते हैं कि आपकी जो लॉन्ग रन का एवरेज कास्ट है, ये आपकी शॉर्ट रन से बनी है। अब आप देखिए, पहले आपका शॉर्ट रन ये, ठीक है, फिर शॉर्ट रन आपका इधर इस तरह बना, सही है जी, फिर इस तरह। एक पॉइंट इधर आप याद रखें कि शॉर्ट रन कास्ट पे आपकी कास्ट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लॉन्ग रन एवरेज कास्ट के, और एक पॉइंट आ जाएगा जिधर आपकी लॉन्ग रन एवरेज कास्ट और शॉर्ट रन एवरेज कास्ट दोनों मिनिमम पे होंगे, दोनों कम होंगे, और इसके बाद आपकी लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व ऊपर की तरफ चली जाएगी। आई रिपीट कि आपकी जो शॉर्ट रन एवरेज कास्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कास्ट, वो कास्ट एज कंपेयर टू लॉन्ग रन ज्यादा होती है। क्यों?
क्योंकि आपकी जो लॉन्ग रन कास्ट है ना, इसमें थोड़ी सी फ्लैटनेस ज्यादा है बनिस्बत शॉर्ट रन कास्ट की। तो यहाँ से हमने दो बातें सीखी। एक बात ये कि आपकी जो लॉन्ग रन कास्ट बनेगी, ये लॉन्ग रन, ये आपके छोटे छोटे शॉर्ट रन से बनेंगे, शॉर्ट रन एवरेज कास्ट से इस तरह, ये इस तरह, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि आपकी शॉर्ट रन एवरेज कास्ट लॉन्ग रन एवरेज कास्ट से ज्यादा होती है, ठीक है ना। यार देखो, शुरू में जब आप शॉर्ट रन के लिए आप बिजनेस करते हो तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट्स तो एक्रू नहीं होंगे ना, वो तो जब आप लार्ज स्केल पे कुछ टाइम गुजारोगे लॉन्ग रन में तो आपको बेनिफिट्स एक्रू होंगे ना। शॉर्ट रन में तो वो बेनिफिट्स एक्रू नहीं होंगे आपको, बेनिफिट्स तो एक्रू का मतलब बेनिफिट्स तो नहीं मिलेंगे ना आपको, तो वो तो लॉन्ग रन में मिलेंगे। तो इसलिए आपकी शॉर्ट रन की जो एवरेज कास्ट है वो ज्यादा होती है बनिस्बत आपकी लॉन्ग रन की। तो इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश, इसको इनवेलेब रिलेशनशिप भी कहते हैं, कि प्लान आउटपुट जो होती है, एक टाइम आ जाता है आउटपुट जिसपे दोनों मिनिमम होते हैं, और इसके बाद आपकी शॉर्ट रन की कास्ट की ज्यादा होती है और लॉन्ग रन से। जी, तो इसको सिर्फ आप एक नजर समझ लें, ठीक है ना। इसको आप एक दफा पढ़ लें, फिर दोबारा पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, और इनको तो आपने पढ़ना ही नहीं है, बस ये इधर तक पढ़े आप, ये इसी को सिर्फ एक नजर समझ ले बस। अगर यहां से सवाल आएगा तो वो आप